ठीक। तो हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति में क्या हमने समझा, फ्रांस की क्रांति यानी रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस कब से कब तक चला है, 1789 से 1799 तक चला है। ठीक है, इसका रीजन क्या था चलने का, कि जो फ्रांस में 3 स्टेट थे, यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट में फ्रांस कितने भागों में बटा था, यानी फ्रांस को के कितने वर्ग थे, कितने वर्ग में बटा गया था, कितने स्टेट में, 3 स्टेट में बटा गया था। ठीक है, तीनों स्टेट में कौन कौन से वर्ग आ रहे थे, प्रथम स्टेट में कौन सा वर्ग था, ठीक ना, पादरी वर्ग। सेकेंड स्टेट में कौन सा था, कुलीन वर्ग, जिसे हम सामंत भी कहते हैं। और तीसरे स्टेट में क्या था, थर्ड स्टेट में आप देखेंगे, थर्ड स्टेट में भी 3 पार्ट में ऐसे बटा होगा, बटा है ना। ठीक है, 3 पार्ट में थर्ड स्टेट में बटा है। पहले में कौन आएगा, पहले में आएगा आपके बड़े बड़े व्यवसायी आएंगे सब, ठीक है ना, बड़े बड़े कौन आएंगे, व्यवसायी आएंगे या अदालती वकील आएंगे, ठीक ना, जिनका मतलब पेशा थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इस हिसाब से कहाँ आएंगे, इसमें आएंगे। इसमें कौन आएंगे, किसान आएंगे, कारीगर आएंगे ना, कौन आएगा इसमें, किसान और कारीगर। इसमें कौन आएगा, मजदूर आएगा, ठीक ना, कौन आएगा, मजदूर आएगा, या भूमिहीन किसान आएगा। भूमिहीन का मतलब क्या होता है, जिसके पास जमीन नहीं है, तो ऐसा किसान कहाँ आएगा, तृतीय स्टेट के, यानी थर्ड स्टेट के ये तीसरे वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता था, प्रथम स्टेट की, सेकेंड स्टेट की, थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक ना, कौन देता था, थर्ड स्टेट, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा क्या, सिर्फ यही देते थे और कोई देता ही नहीं था। क्या प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग टैक्स देता था सरकार को, नहीं देता था। कुलीन वर्ग देता था, नहीं देता था। तो कौन देता था, थर्ड स्टेट, ठीक ना। किसको देता था, सरकार। ठीक है, सरकार को क्या करता था, टैक्स देता था। उस टैक्स का क्या नाम था, टाइल। क्या नाम था, टाइल, ठीक ना। जो ये सरकार को सीधे टैक्स देते थे उसका नाम था टाइल। क्या नाम था, टाइल, ठीक ना। जो सरकार को ये लोग टैक्स देते थे उसका नाम था, सरकार को जो टैक्स देते थे उसका नाम था टाइल। अभी लिखना नहीं, बस समझो, रुक जाओ, ठीक ना। और एक बात ऊपर, क्या ये खाली सरकार को टैक्स देते थे, नहीं, अपने से ऊपर वाले को भी टैक्स देते थे। ऊपर वाले कौन, प्रथम स्टेट और सेकेंड। हाँ, तो प्रथम स्टेट में कौन आएगा, पादरी, और सेकेंड स्टेट में कौन आएगा, कुलीन। तो इन दोनों को भी टैक्स देते थे, ठीक ना। ये किसको देते थे, प्रथम स्टेट को भी देंगे और सेकेंड स्टेट को भी। प्रथम स्टेट को जो टैक्स देते थे वो क्या था, टाइल, ठीक ना, टाइल था। टाइल क्या था, एक धार्मिक कर था। कैसा था, धार्मिक कर था, ठीक है। ये धार्मिक कर कितना था, तो कृषि उपज का 1/10, मतलब कृषि में जितना उपज हुआ अनाज का, ठीक है, उस उपज का कितना, 1/10, ठीक है। जैसे मान लो अगर 10 कुंटल निकल गया तो 10 कुंटल का 1/10 कितना होगा, 10 कुंटल का 1/10 कितना, 1 कुंटल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 1 कुंटल क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या था, जो सामंत को दिया जाता था, ये था सामंती कर। क्या था ये, सामंती कर, ठीक ना। सामंती कर जो दूसरा दिया जाता था, यानी ये सेकेंड स्टेट वाले हैं उनको दिया जाता था सामंती कर। कौन देता था, थर्ड स्टेट वाले देते थे। कौन सा कर, सामंती कर, ठीक ना। तो ये सामंती कर क्योंकि सामंतों को दिया जाता था, सामंत मतलब कुलीन, सामंत मतलब कुलीन हो जाएंगे, ठीक ना। तो इनको सामंती टैक्स दिया जाता था, ठीक है। और इन्हें सब क्या था, टैक्स में स्पेशल छूट था, सामंतों को और पादरियों को ये टैक्स वगैरह नहीं देंगे। बात आई समझ में ना। तो चलिए इसको एकदम बढ़िया से लिखते हैं, ठीक, समझ में आ गया है ना। तो जो जो पॉइंट कल पढ़ाए थे, ठीक, उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट्स टाइप का बनाएंगे अपने कॉपी पर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले शुरुआत क्या हुआ था इसमें, ठीक है, 14 जुलाई 1789। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि जो फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी ये होने का कारण क्या था फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो हमने कहा कि जो 18वीं सदी थी उसमें फ्रांसीसी समाज क्या था, कौन सी, 18वीं सदी में, पहले समझ लेते हैं, फ्रांसीसी समाज, फ्रांसीसी समाज
18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था, ये कितने वर्गों में बटा था या कितने स्टेट में बटा था? ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। 3 स्टेट में बटा था। कौन कौन सा? एक प्रथम स्टेट, प्रथम स्टेट, ठीक है, स्टेट है, ठीक ना, बात समझना, प्रथम स्टेट है, ठीक। अब प्रथम स्टेट में कौन कौन आ जाएंगे? पादरी आएगा खाली। कौन आएगा? पादरी वर्ग आएगा। नोट करें कि नहीं करें? हाँ, करना है, ठीक है। फिर आपके दूसरे स्टेट में यानी सेकेंड स्टेट में कौन आएगा? कुलीन वर्ग आएगा। कौन आएगा? कुलीन वर्ग, ठीक है। और तीसरे स्टेट में क्या था? तीसरे स्टेट में 3 तरह के वर्ग आते थे, ठीक ना। एक तो बड़े व्यवसायी लोग, ठीक है। अदालती, कौन आ जाएगा? वकील आ जाएंगे, ठीक है। आपके बड़े बड़े कर्मचारी हो जाएंगे, ठीक है। अदालती कर्मचारी या वकील या व्यापारी, ठीक है। यहाँ कर्मचारी रहेगा, सही रहेगा। अदालती कर्मचारी, वकील, ठीक है। व्यापारी, वही व्यवसायी व्यापारी, ठीक है। और इसमें जो दूसरा भाग था, इसमें कौन आएगा? किसान आएगा, किसान। और कौन आएगा? कारीगर आएगा। किसान और कारीगर किसमें आएंगे? ठीक। तो ये तीसरे स्टेट के सेकेंड वाले में आएंगे। थर्ड वाले में यहां कौन आएगा? तो मजदूर आएंगे, ठीक है। हाँ, भूमिहीन किसान आ जाएंगे, नौकर आ जाएंगे, ठीक है। नौकरी किस में आ जाएंगे? यहाँ, ठीक ना। भूमिहीन किसान, छोटे किसान, मजदूर हो गए, ठीक है, नौकर हो गए, कहाँ आएंगे? तीसरे स्टेट में, यहाँ पर आएंगे, ठीक। इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि पादरी वर्ग जो थे, ठीक है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये सरकार को टैक्स नहीं देते थे टैक्स नहीं देते थे, ठीक ना। इन्हें टैक्स में क्या था? स्पेशल छूट था, ठीक ना। इन्हें एक विशेष छूट दिया गया था कि ये टैक्स नहीं देंगे, ठीक ना। तो ये सरकार को टैक्स नहीं देते थे, सीधी बात, ठीक ना। सरकार को टैक्स नहीं दे, टैक्स मतलब कर, ठीक ना। टैक्स मतलब नहीं देते, ठीक है। तो कौन देता था? तीसरे स्टेट के लोग। ये जो तीसरे स्टेट को लोग हैं, यही लोग क्या करते थे? सिर्फ सरकार को टैक्स देते थे, ठीक ना। ये क्या करते थे? सरकार को टैक्स देते थे, एकदम सीधे सीधे जो टैक्स देते थे, ठीक है। या जो प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते थे, सीधे जो कर देते थे या प्रत्यक्ष रूप से जो कर देते थे, उस टैक्स का क्या नाम था? टाइल। क्या नाम था? टाइल, ठीक ना। टाइल कैसा कर था? तो एक प्रत्यक्ष कर था। कैसा कर था? प्रत्यक्ष कर। अब मैंने आप लोगों को कल ये परसों बताया था कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बताएगा कोई? यस सर। बताओ हिमांशु। सर डायरेक्ट मतलब जैसे किसी से लेना, और इनडायरेक्ट मतलब किसी सामान वस्तु से ले सकते हैं, जैसे नहीं सकते ये, जैसे टैक्स लगा कर ले सकते हैं, इनडायरेक्ट। और कोई बताएगा? तुम बताओ तो हिमांशु। डायरेक्ट टैक्स का मतलब सर होगा कि जैसे वो टैक्स सीधे सरकार के पास पहुंचेगा। सरकार के पास तो सभी टैक्स पहुंचेंगे। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है वो सर ये कुलीन वर्ग लेते थे। नहीं समझ पा रहे हो, देखो बैठो। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो सीधे आपके इनकम पर टैक्स लगाता है ज्यादातर,
ठीक ना। किस पर, मतलब मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और सरकार कहे कि हम इसमें टैक्स लेंगे 30%। आपको पता है कि आपकी कमाई 1 लाख है, 30% ले लेगी, मतलब 30,000 ले लेगी, तो आपको कितना मिलेगा? 70,000। तो 30,000 नहीं मिला तो आपको पता चला ना क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? डायरेक्ट ले लिए कि नहीं ले लिया? आप डायरेक्ट लिया ना, ठीक है, एकदम डायरेक्ट आपकी कमाई डायरेक्ट आप ही से ले लिया, वो क्या हो गया है? डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक ना। इनडायरेक्ट क्या है? अभी किसी दुकान पे जाओगे, कुछ खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, ठीक है, पैकेटिंग का सामान कुछ भी खरीदोगे, ठीक, तो मान लो आप कपड़े खरीद रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि चलो इस कपड़े का तो इतना दाम है, इतना दे रहे हैं, लेकिन उस पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? ठीक ना। तो जीएसटी लगेगा तो उसमें पहले से दाम रख लिया है, जितना आगे रखना है उसको उतना रख लिए, तो आपको नहीं पता है कि आप उसमें टैक्स दे रहे हैं, आपको पता है, आप सीधा ये सोच रहे हैं हम तो कपड़े का दाम दे रहे हैं, ठीक ना, लेकिन उसमें आप क्या दे रहे हैं? टैक्स भी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसे डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप किसी चीज को खरीद कर दे रहे हैं, तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट क्या होता है? क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? जो सीधे आपसे लिया जाए, ठीक है, उसके बारे में आपको पता है। इनडायरेक्ट का मतलब जो सीधे आपसे न लिए जाए, एकदम आसान भाषा में ऐसे समझ, ठीक है, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो टाइप कैसा कर था? इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष, जो सीधे आपसे न ले रहे, मतलब कि वो किसी वस्तु वगैरह खरीद रहे हो उसके माध्यम से लिया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी मैं गया ये मार्कर खरीद लाया, ठीक है, तो मार्कर का दाम जो भी होगा, ठीक, मान लो 25-30 रुपए जो भी, ठीक, तो इसमें क्या है, अब मुझे तो लगा कि मैंने तो खरीद लिया, क्योंकि मुझे तो पैसे दिए, तो उसके बदले तो वस्तु मिला कि नहीं मिला? मिला। लेकिन इसमें टैक्स ऑलरेडी चला गया, ठीक है, इसमें क्या हुआ है? टैक्स चला गया। अच्छा, टैक्स लगता क्यों? पहले पता है भारत में ज्यादा टैक्स लगता था, हर जगह टैक्स लगता था, ठीक है, मतलब कि कोई अगर कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल प्रोसेस के लिए जाएगा, उत्पादन के प्रोसेस के लिए, ठीक ना, प्रोडक्शन के लिए जाएगा, तो वहां पर भी क्या लगता था? टैक्स लगता था। फिर प्रोडक्शन हो जाएगा, तो प्रोडक्शन के बाद, ठीक ना, यानी जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, जब उसका प्रोडक्शन होगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक ना। उस प्रोडक्ट जो बनेगा तो उस प्रोडक्ट पर भी क्या लगता था? टैक्स लगता था। फिर उस प्रोडक्ट को ले जाएगा कौन? होलसेलर, बेचने के लिए होलसेलर लेके आएगा, ठीक है, तो वो भी टैक्स देके लेके आएगा, बात ही चल रहा ना। अब होलसेलर देगा रिटेलर को, जो खुदरा विक्रेता होता है, ठीक है ना, तो वो भी क्या करेगा? उससे टैक्स लेगा। अब खुदरा विक्रेता देगा आप ग्राहक को, जैसे हम सबको, आपको, ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे? उस पर टैक्स देंगे, बात ही समझ ना। तो टैक्स ज्यादा लगता था। तो और एक और बात, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के क्या थे? टैक्स पद्धति था, ठीक है ना, कहीं कुछ ज्यादा, कहीं कुछ कम था। तो सरकार ने सोचा क्यों ना पूरे देश के लिए ऐसा किया जाए कि सिर्फ एक ही टैक्स, पूरे देश के लिए कौन सा टैक्स हो? ठीक है, उसी के लिए ला दिया गया जीएसटी। क्या ला दिया गया? जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब वस्तु यानी सामान, सर्विस माने सेवा, टैक्स माने कर यानी वस्तु एवं सेवा कर, ठीक ना। ये सबसे पहले जो लगा था, पता है किस देश में लगा था? जीएसटी सबसे पहले किस देश में लगा था? जिस देश के बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं, कौन सा देश? फ्रांस में लगा था। बता ना, दुनिया का पहला देश जिसने सबसे पहले जीएसटी से परिचित करवाया, वो कौन सा देश है? फ्रांस, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग के यहाँ भी क्या हुआ? जीएसटी लग गया, ठीक है। तो जीएसटी है समझ में। तो जीएसटी आपसे पूछेगा कैसा कर है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? जीएसटी सर अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो सरकार को टैक्स तीसरे स्टेट वाले कौन सा देते थे? टैक्स टाइप, ठीक ना। और क्या टैक्स देते थे ये लोग पादरियों को भी टैक्स देते थे, यानी चर्च को। अच्छा, पादरी वर्ग कहाँ रहेगा? चर्च में। पादरी मतलब समझते हो, जैसे अपने यहाँ पंडित जी लोग मंदिर वगैरह में रहते हैं, ठीक ना, लेकिन अपने यहाँ पंडित जी लोग खाली मंदिर में तो रहते नहीं, ठीक ना। लेकिन एक बात है, जिससे कहने का मतलब है, जो वहाँ के पादरी होते हैं, पादरी वगैरह लोग, वो ज्यादा थोड़ा पढ़े लिखे, अपने यहाँ के जो पंडित जी लोग होते हैं, वेद वगैरह ये सब ज्यादा जानते हैं, ठीक ना। वो सब बाकी और पढ़ाई भी जानते हैं, पादरी वगैरह, ठीक है। ईसाई धर्म में होते हैं जो, वो कहाँ रहते हैं? चर्च में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चर्च में रहते हैं, ठीक है। तो चर्च में रहते हैं, तो चर्च को चलाने के लिए
जमीन दान दिया जाएगा कि चर्च बने, जैसे मान लीजिए मंदिर बनाने के लिए जमीन दान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो उसी तरह फिर चर्च में जो भाई पूजा वूजा करेगा या ऐसा कोई भी कुछ करेगा तो उसको भाई खाने पीने के लिए या कुछ उसका भी अपना परिवार है, उसको चलाने के लिए पैसा रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चर्च वाले भी क्या करते थे, टैक्स लेते थे, जिसको धार्मिक कर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, धार्मिक कर, यानी रिलीजियस टैक्स, ठीक ना। कौन लेता था, चर्च वाले। चर्च में कौन रहेगा, पादरी रहेंगे। चर्च में कौन रहेगा, पादरी रहेंगे। और इनको जो टैक्स दिया गया था, इनको जो ये लोग जो टैक्स लेते थे, किससे लेते थे, तीसरे टैक्स। समझ जाना, यहाँ ये मत समझना कि ये लोग दे रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये जो लिखा जा रहा है, ठीक है। तो पादरी लोग जो टैक्स ले रहे थे किससे, तीसरे स्टेट से। उस टैक्स का क्या नाम था, टाइड। क्या नाम था, टाइड। यानी ये कैसा था, ये एक धार्मिक कर था। क्या था, धार्मिक कर था, ठीक ना। क्या था ये, धार्मिक कर, जो कृषि उपज का कितना था, 1/10 था। ये जो टाइड था, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है जी सर, वीडियो में, उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना था, कृषि उपज का 1/10, कृषि उपज का 1/10 था, ठीक ना। टाइड कितना था, कृषि उपज का 1/10 था। बात है सर में, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब होगा क्या, देखो, अब फ्रांस की जो जनता है, कौन सी जनता है, जो तीसरे स्टेट में आ रही है। कौन से स्टेट में आ रही है, तीसरे स्टेट में, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, लोड ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि खाली टैक्स कौन दे रहा है, यही दे रहा है। किसको दे रही है, सरकार को भी दे रही है, पादरी को भी दे रही है, कुलीन को भी दे रही है, सबको टैक्स कौन दे रहा है, यही, ठीक ना। और सबसे दयनीय स्थिति भी किसकी है, इसी की है, ठीक ना। दयनीय स्थिति समझते हो क्या होता है, मतलब जिसको देख के आपको दया आ जाए, मतलब ऐसी स्थिति में है। कौन से वाले हैं, तीसरे वाले, ठीक है। प्रथम दूसरे वाले तो एकदम देख ही रहे हो, मौज मस्ती में है, ठीक ना। अब होगा क्या आगे, ठीक। अब टाइम आएगा आपका जब बनेंगे राजा कौन, लुई 16, ठीक है। लुई 16 तब बन ही गए थे, ठीक है। तो लुई 16 कब राजा बनते हैं, आपको पता है कब बनेंगे, 1774 में। किस राजवंश से थे, बोर्बो राजवंश, ठीक है। राजवंश का क्या नाम था, जैसे देखिए अपने यहाँ जो राजवंश है, जैसे पहले क्या, जैसे आपने मुगल वंश सुना होगा, मुगल में अकबर, बाबर, ये सब आते हैं, हुमायूं, ठीक है ना, ये सब आते हैं ना, ठीक है। फिर आपने सुना होगा और भी जैसे कोई वंश, जैसे मान लीजिए आपने सुन लिया लोधी वंश, तो इसमें लोधी लोग आए होंगे, बहलोल लोधी, ठीक ना, इब्राहिम लोधी। आपने फिर सुना होगा, जैसे आपने मौर्य वंश सुना होगा, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। बाकी आपका चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, बिंदुसार आएगा, अशोक आएगा, ये सब आते रहेंगे, ठीक ना। तो इस हिसाब से आपने नाम सुना है। उसी तरह यहाँ भी फ्रांस में एक वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था, ठीक है, डायनेस्टी। वंश मतलब क्या हो गया, डायनेस्टी, ठीक ना। तो कौन सा डायनेस्टी फ्रांस में चल रहा था, ठीक है। मतलब ये वंश चलने का मतलब क्या है कि इन्हीं के वंश के सभी लोग क्या बने हैं, क्रम से राजा बने हैं उस देश के या उस क्षेत्र के, बात है ना। और दूसरा कोई नहीं आया, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है इस जगह का, ठीक। अब वो राजा मान लो अपने अंतिम समय में है, चाहे वो अब दूसरे को नियुक्त करना चाहता है, तो उसने अपने बेटे को नियुक्त कर दिया, राजा बना दिया, ठीक ना। नियुक्त करके सीधा घोषणा कर रहे, ठीक ना, क्योंकि राजा को बन गया वो। अब वो राजा बन गया, ठीक ना। अब वो क्या किया, अपने आने वाले टाइम में अपने बेटे को बना दिया, वो क्या किया, आने वाले टाइम में अपने बेटे को बना दिया। तो एक ही वंश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है कि ये इस वंश के, बताइए समझ ना, ठीक। तो यहाँ पे समझते हैं, वैसे मिटा दें। तो बताइए, तो प्रथम स्टेट में कौन आएगा, दूसरे स्टेट में कौन आएगा, ठीक ना। और एक किसको, मतलब इस सरकार को टैक्स देते थे क्या, नहीं देते थे, ठीक ना। तीसरे स्टेट में कौन आएंगे, बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, ठीक ना, मजदूर, भूमिहीन किसान, नौकर, ये सब आए, ठीक ना। ये लोग क्या करते थे, ये सब बेचारे जो थे बहुत दयनीय स्थिति में, क्यों, क्योंकि ये
सबको टैक्स देते थे, सीधा याद रखो। जी सर। किसको देते थे ये? सबको। सबको मतलब सरकार को, प्रथम और दूसरे स्टेट को, ठीक जी है। सर। सबको ये टैक्स देते थे। सरकार को जो देते थे वो क्या था? टाइल, प्रत्यक्ष कर। जो चर्च को देते थे वो ठीक है ना, धार्मिक कर। एक चीज और लिखो, चर्च को तो देते ही है, दूसरे स्टेट वालों को भी तो देते थे, सामंतों को, ठीक ना। सामंत को कौन सा देते थे? सामंती कर। कौन सा कर? सामंती कर, ठीक ना। सबको टैक्स दे रहे हैं ना ये लोग। सामंत किसको कहा गया? कुलीन को कहा गया। किसको? कुलीन को कहा गया है सामंत, ठीक है। तो ये हो जाएगा सामंती कर, ठीक। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना। और फ्रांस की क्रांति ये जो है आपकी क्लास 9th की, ठीक ना, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो ये है फ्रांस की क्रांति। इतना समझ में आएगी बात, ठीक। अब इसमें आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ पर कौन शासक बनता है और किस वंश का शासक बनता है। जब ये शासक बना तो क्या इसका साम्राज्य अच्छा था, मतलब पैसा रुपया की कमी थी कि एकदम सही था? तो आपको पता है लुई 16वां जो है 1774 में क्या बनेगा? बोर्बो राजवंश का ये जो है शासक बनेगा, राजा बनेगा, फ्रांस का राजा बनेगा, ठीक ना। जब ये राजा बनेगा तो उस टाइम में इसकी उम्र कितनी रहेगी? 20 साल, ठीक ना। 20 वर्ष की अवस्था में क्या बनेगा? फ्रांस का शासक बनेगा। जब ये शासक बनेगा तो देखेगा कि फ्रांस का पूरा राजकोष खाली है। राजकोष खाली का मतलब पैसा रुपया नहीं, ठीक ना। तो राजकोष क्या है? खाली है। तो राजकोष चलाना है, तो चलाने के लिए पैसा रुपये जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा ये? उधार लेगा। क्या लेगा ये? कर्ज लेगा। कर्ज किससे लेगा? जो इसे कर्ज दे सकते हैं उनसे क्या करेगा ये? कर्ज लेगा। कर्ज लेगा। अब बाकी अपने जनता पर भी क्या करेगा? टैक्स बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा ना, ताकि और ज्यादा पैसा मिले, ठीक है, ताकि कर्ज को भी क्या किया जाए? बढ़ा जा सके, ठीक ना। और ये बताइए टैक्स बढ़ाएगा तो किस पर बढ़ाएगा? प्रथम, दूसरे या तीसरे? कौन सा स्टेट पर? तीसरे स्टेट पर, ठीक ना। अब यहीं से धीरे धीरे क्या होगी? अब जले पर नमक छिड़कना आपने सुना होगा कहावत, ठीक ना। जले पर नमक छिड़कना का मतलब क्या है? कोई जला है और नमक छिड़क दो, ठीक है। तो बताइए उसे अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? ठीक ना। ये थोड़ा कहेगा कि नहीं आइए और छिड़क लीजिए, ठीक है। वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई अब एक तो कुछ जला है, तुम क्या कर रहे हो? नमक छिड़क रहे हो, यानी और उसे तड़पा रहे हो, ठीक ना, परेशान कर रहे हो। तो ये लोग पहले ही से सबको टैक्स दे रहे हैं, ऊपर से तुम और क्या कर रहे हो? टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हो तो कौन प्रभावित होगा इससे? तीसरे वाले, ठीक ना। तीसरे वाले टैक्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अमीर तो और अमीर होंगे, ये तो अमीरे होंगे ना, ये तो टैक्स दे नहीं रहे, ठीक है। ये जो गरीब थे और क्या हो जाएगी? तो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई हो जाएगी और क्या हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब जनता में क्या होगा? धीरे धीरे आक्रोश की भावना आएगी और यही आक्रोश की भावना क्या करेगी? आपकी फ्रांस की क्रांति को लाने में मदद करेगी, ठीक है, जिसको हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।